हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 66 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं कि तुमने कहां से 24 डीमन सोर्ड को सीखा है, पर तुम बस एक ही नहीं हो जिसे कि ये सब आता है। और मुजिन वन पे 24 डीमन सोर्ड के पहले टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस हमले को तो लॉर्ड भी खुद रोक नहीं सकते। अभी तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई बचा नहीं सकता। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। और फिर वो अपने बाएं हाथ से भी उनका अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हैं। यो सोच रहे थे इसे तो मास्टर चोन भी रोक नहीं सकते। चोन मन में सोच रहा था अगर मैं इसे 24 डीमन सोर्ड से रोक नहीं पाऊंगा तो अभी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। और वह कैसे टेक्निक का यूज करता है जो देखकर सभी शौक हो गए थे। हुआन सोच रहे थे ये तो वही पहले वाला ब्लेड टेक्निक है। मुजिन वन भी इससे काफी शौक हो गए थे और सोच रहे थे आखिर ये कौन सा अनबिलीवेबल टेक्निक है। वो तो मेरे ब्लड स्पॉट्स को ऐसे टारगेट कर रहा है जिससे कि मेरा लेफ्ट शॉट राइट शॉट हैंडल नहीं कर सकता। लग नहीं रहा कि मैं इस हमले को सह भी पाऊंगा। और इस हमले की वजह से मुजिन वन पीछे जाकर गिरते हैं। जो सोच रहा था ब्लेड गॉड की फाइनल टेक्निक। मुझे इसका असली नाम तो नहीं पता, पर इसका फॉर्म बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। मुजिन वन देखकर काफी घबरा गए थे, पर अभी घबराने का और क्या फायदा, क्योंकि जोन तो हमला कर चुका था और सभी के सामने जोन मुजिन वन को मार देता है। सभी अपने सामने देखकर पूरे डिसबिलीव में चले गए थे। सियोमेंग सोच रहे थे ये टेक्निक तो फ्लाइंग ड्रैगन जैसा है। आखिर उसने ग्रेट ब्लेड टेक्निक को कब जाकर सीखी, और आखिर मुझे ये टेक्निक इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है जबकि मैंने इसे बस पहली बार ही देखा। वहीं पर लिहुआ सोच रहा था ये तो ब्लेड गॉड की टेक्निक है। उन्होंने बस इसे नलीफाई कैसे करना है उसे ही नहीं सीखा, उन्होंने खुद इस टेक्निक को मास्टर भी कर लिया है। क्या मास्टर चोन का टैलेंट भगवान का दिया हुआ कोई तोहफा है? तो ये मारेकम साउंड टेलीपैथी की मदद से लिहुआ को कहते हैं मैं तुमसे बाद में प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर हुआ सोच रहे थे इस आपदा को अफसर में बदल देना। आप तो सच में रिमार्केबल है सर। अभी आपने खुद को सभी क्लान लीडर्स के सामने स्थापित कर दिया है, और जबकि आपने पहले काउंसिल एल्डर का काम तमाम कर दिया है। शायद मुझे एक ऐसा रास्ता खोजना होगा ताकि हम बचे हुए डार्क क्लान की फोर्स को यूटिलाइज कर पाएं। लॉर्ड यहाँ पर सोच रहे थे मैं जानबूझकर बीच में नहीं पड़ा, पर मैं क्राइसिस के समय इंटरवेन करना चाह रहा था। और अगर उसकी ग्रोथ ऐसे ही होती रहती है तो वो सेंट्रल प्लेन्स का टॉप 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के लिस्ट में जल्दी ही आ जाएगा। और वो कैसा मार्शल आर्ट मास्टर बनता जा रहा है जो कि आगे जाकर मेरे लिए भी खतरा हो सकता है। मुझे थोड़ी देर तक और देखना चाहिए, नहीं तो अगर मेरा चारा ही मेरे कंट्रोल में नहीं रहा तो आखिर उसका क्या ही फायदा। सोयू फिर कहती है कि यह बदतमीजी है पहले काउंसिल एल्डर के ऊपर ऐसे हमला करना, और वो भी लॉर्ड के सामने। जाग्यूम कहते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रही है। काउंसिल एल्डर जॉन को अभी लॉर्ड के सामने घुटने टेक कर अपने गुनाहों को स्वीकार करना चाहिए। जॉन फिर नील डाउन कर कहता है मुझे लगा कि मेरी जान खतरे में है, इसलिए मैं ये सब करने के लिए मजबूर हुआ, पर मैं अपने इस बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड। सोयू सोच रही थी तुम तो बिल्कुल ही सही एक्टिंग करते जा रहे हो, पर लॉर्ड को काफी गुस्सा आता है जबकि उनके सामने उनके बिना परमिशन के, उनके बिना अथॉरिटी के कुछ भी ऐसा वैसा काम कर जाता है। वो तुम्हें इसके लिए जरूर पनिश करेंगे। तभी वहाँ पर लिहुआ आ जाता है और कहता है अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मैं तो इतना यूजलेस हूँ कि मास्टर चोन को खतरा महसूस हो रहा था, पर मैं फिर भी उन्हें बचा नहीं पाया। सोयू सोच रहे थे कि लेफ्ट गार्डियन उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। उसने बस काउंसिल एल्डर्स को अपने संग नहीं लिया, लेफ्ट गार्डियन को भी ले लिया है। लॉर्ड फिर कहते हैं कि मैं सारी चीज़ों को अनदेखा करता हूँ क्योंकि यह सब मुजिन वन के गुस्से में लियो स्टेप की वजह से हो गया। जियोन और लिहुआ कहते हैं हमारे ऊपर दया दिखाने के लिए आपका शुक्रिया सर। लॉर्ड फिर कहते हैं मेरी बेटी के ऊपर हमला करने की कोशिश करना, और वो भी मेरे सामने ही, पर उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ी। पर मैं इस मैटर को आगे बढ़ाकर कोई बड़ा मैटर खड़ा करना नहीं चाहता, पर सभी लोग मेरे बातों को याद रखना। इस ग्रेट हॉल में आगे से कुछ ऐसा हरकत जो कि मेरे अथॉरिटी को चैलेंज करती है मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जियोन सोच रहा था क्या वो ये वार्निंग मुझे ही दे रहे हैं। वेल ऐसा कुछ तो होना ही था। और अभी मैं जॉन को जिसने अपनी वर्थ प्रूफ करी है सबके सामने, उसे वाइस लॉर्ड के पद पर अपॉइंट करता हूँ। क्या किसी को इसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन है? पर कोई भी कुछ भी नहीं कहता क्योंकि सभी ने जॉन को पावर को देखा है और लॉर्ड की वार्निंग को सुनी है। लॉर्ड कहते हैं तो मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरा सातवां बेटा जॉन ग्रेट हेवनली डीमनिक कल्ट का वाइस लॉर्ड बनता है। गोवा के फादर ह्यू सोच रहे थे ऐसा पहली बार आखिरी 500 सालों में हुआ है कि कोई 6 मैन क्लान से ना होकर भी वाइस लॉर्ड बना है। क्या कल्ट में सच में फाइनली चेंजेस आएंगे, क्योंकि अभी बस कल्ट में ये 4 ही बचे हुए हैं। जो सोच रहा था मैं अभी से सभी का सामने इक्वल ग्राउंड्स में कर पाऊंगा, और मैं कसम खाता हूँ मैं मेरे मदर का बदला लेकर रहूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आमतौर पर जब भी कोई वाइस लॉर्ड बनता है उससे सेरेमनी तुरंत ही कल्टिस्ट के सामने करी जाती है, पर अभी एक अर्जेंट एजेंडा की वजह से सेरेमनी को पोस्टपोन किया जाता है। और अभी जियोन के लिए एक अच्छी बात है कि जियोन अभी के लिए बहुत काउंसिल एल्डर और वाइस लॉर्ड के तौर पे काम करेगा जब तक कि काउंसिल एल्डर्स की वैकेंसी पूरी नहीं हो जाती। और वाइस लॉर्ड के पास एक्चुअल में कोई पावर नहीं होती है,
पर एक काउंसिल एल्डर के पास पावर होती है जो कि मीटिंग्स को अटेंड करता है जिसमें कि कल्ट के फ्यूचर दूसरे मैटर्स के बारे में बात करी जाती है। और ये बात बाकी 4 मेन क्लान को पता थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसका विरोध किया, पर आखिर में लॉर्ड ने उनके एक नहीं सुनी। मारा क्यों फिर कहते हैं कि हमें अगले एजेंडे की ओर बढ़ना चाहिए। लॉर्ड कहते हैं नहीं रुको, फाइस लॉर्ड को पहले ट्रीटमेंट की जरूरत है, फाइट की वजह से उसका काफी खून बह गया है। जो सोच रहा था वेल मैं भी कुछ कर भी नहीं सकता, मैं तो कह भी नहीं सकता, नैनो ने मुझे पूरा ही हेल्प कर दिया है, मैं बाद में ह्यून से पूछकर मीटिंग में क्या क्या हुआ उसकी जानकारी हासिल कर लूंगा। जियोन फिर वापस फ्लाइंग फैंटम क्लान के गेस्ट हाउस में वापस आ जाता है। मून कहती है मैंने सुना कि ग्रेट हॉल में फाइट करी आपने, क्या अब ठीक है? जॉन कहने जा रहा था कि क्या क्या हुआ है, तभी जॉन को बताया जाता है कि जैंग को होश आ गया है। जॉन जल्दी से भागकर जाता है जैंग के पास और जाकर जैंग को गले लगाता है। जैंग कहता है आपने कर दिखाया यंग मास्टर, आपको इतना ग्रो होता हुआ देखकर मुझे लगता नहीं कि आपको मेरी और जरूरत पड़ेगी। जॉन कहता है आखिर आपका कहने का मतलब क्या है, आपको मेरे साथ ही रहकर मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, क्या आपने ये नहीं कहा था? जैंग कहते हैं कि मैं आपको और प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जॉन मन में सोच रहा था नहीं, गार्जियन ने अपनी पूरी लाइफ मुझे डेडिकेट कर दी थी, तो मैं उन्हें अपनी पूरी जिंदगी उन्हें ऐसे जीने नहीं दूंगा। नैनो क्या कोई रास्ता है उनके ब्रोकन डांटियन को रिस्टोर करने का? नैनो कहता है कि इसके लिए ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत होगी। जॉन कहता है कि मैं समझ गया, उन्हें अच्छे से मॉनिटर करो। नैनो तभी कहता है कि उनके दांतों को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जॉन ये जानकर काफ़ी सरप्राइज होता है। नैनो कहता है कि आप उन्हें किसी दूसरे का दांत या फिर फेक दांत लगाकर ठीक कर सकते हैं, मैं अभी इसकी जानकारी आपको भेजता हूँ। जॉन फिर इसे देखकर सोच रहा था तो ऐसी टेक्निक भी एग्जिस्ट करती है, मैं अभी उनके डांटियन का तो कुछ नहीं कर सकता, पर अभी उनके दांतों को तो ठीक कर ही सकता हूँ। मैं जल्दी जाकर सोनू और डॉक्टर म्यूंग से मदद मांगता हूँ। जॉन फिर कहता है गार्जियन एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपको सबसे पहले देना चाहता हूँ, मैंने उत्तराधिकारियों का बैटल जीत लिया है और आज मैं वाइस लॉर्ड बन ही गया। गार्जियन सरप्राइज होकर कहते हैं क्या वाइस लॉर्ड, क्या ये सच है? और ये सुनकर ही गार्जियन बेहोश हो जाते हैं। नैनो उन्हें चेक करके कहता है कि उनके दिमाग में ब्लड फ्लो कम हो गया है और ऐसा तभी होता है जब उन्हें बहुत बड़ा शौक लगता है। जो सोचा था अच्छा तो ऐसा भी होता है, जो सोच रहा था अच्छा तो ऐसा भी होता है अगर किसी को ग्रेट शौक मिलती है, मुझे केयरफुल रहना होगा जब तक उनकी हालत बेहतर नहीं हो जाती। फिर 2 घंटे बाद हुआन सामा रियोन वापस आ जाते हैं और जॉन को वाइस लॉर्ड बनने पर शुभेच्छा देते हैं। जॉन की टीम ये बात सुनकर पूरे ही शौक में थी क्योंकि जॉन ने अभी तक उन्हें बताया नहीं था। हुआन कहते हैं क्या तुम लोगों को इसके बारे में पता नहीं था? सभी ये बात जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश और इमोशनल हो जाते हैं। आखिरकार आप एक वाइस लॉर्ड बनी गए सर, मास्टर आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? ह्योबोंग फिर कहता है मास्टर क्या आपको नहीं लगता आपको हमें एक पार्टी देनी चाहिए? हुआन कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है पर आज ये कर पाना मुश्किल है। आज हमें और वाइस लॉर्ड को खाने पर जाना है जहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट एलायंस के बहुत जरूरी लोग आएंगे। ह्योबोंग कहता है खाने पर जाना है और वो भी मार्शल आर्टिस्ट एलायंस के साथ। हुआन कहते हैं तुमने सही कहा, पर उससे पहले मास्टर मुझे आपको रेजोल्यूशन के बारे में बताना है जो कि अभी भी मीटिंग में पास हुई है। जॉन कहता है क्या यह एक अलायंस है मार्शल आर्टिस्ट एलायंस के साथ? हुआन कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, मीटिंग में यह अलायंस ऑफिशियली अप्रूव हो गई है। जॉन कहता है तो इसका मतलब मीटिंग में मौजूद 70% काउंसिल एल्डर्स और क्लान के एल्डर्स ने इसके फेवर में वोट किया है। हुआन कहते हैं कि हम अभी एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर हम और कुछ कर भी नहीं सकते थे। जॉन कहता है क्या कुछ हुआ है? हुआन कहते हैं कि हाँ बहुत कुछ हो गया है, हम लोग अनहुई और जेजियांग प्रोविंस को हार गए हैं। जॉन कहता है क्या फोर्सेस ऑफ इविल का काम है? हुआन कहते हैं कि नहीं, एक मास्टर स्कूल है जिससे कि हम पहली बार मिले। जॉन कहता है तो ये कोई बड़ा कल्ट भी नहीं है जैसे कि हेवनली डिमोनिक कल्ट या फिर कोई अलायंस, बस एक मास्टर स्कूल है। जेजियांग प्रोविंस है टेरिटरी हेवनली डिमोनिक कल्ट की जहाँ पर कल्ट के 9 ब्रांचेस एग्जिस्ट करते हैं और एनुई प्रोविंस नामगंग सियोन के घर जैसा है जो कि वन ऑफ द टॉप 17 में आते हैं मार्शल आर्टिस्ट अलायंस में। नैमगंग जिन्हें सेल्फ वॉरियर सोर्ड के नाम से भी जाना जाता है और उनके क्लान का नाम है नैमगंग नोबल और ये एनुई में बेस्ड है जहाँ पर और 15 क्लान है और एनुई के बॉर्डर जेजियांग और जियांगसी के साथ लगते हैं जो कि दूसरे बड़े मार्शल रियम्स के हैं। तो ये बॉर्डर हमेशा ही हाई अलर्ट पर रहता है और यहाँ पर कभी भी वॉर शुरू हो जाती है। रिसेंटली जेजियांग के 3 ब्रांचेस के ऊपर किसी अननोन पीपल ने हमला कर दिया। कल्ट को लगा कि शायद यह हमला मार्शल आर्टिस्ट अलायंस ने किया है, इसलिए उन लोगों ने पास के जियांगसी से 2 ब्रांचेस एंड जेजियांग से 6 ब्रांचेस को बुलाया, पर बस लगभग 15 दिनों में ही उन सभी को ही मार दिया गया। डिमोनिक कल्ट का हाई कमांड्स को लगा कि यह काम मार्शल आर्टिस्ट अलायंस का ही है, तो वो सभी वॉर के लिए तैयार हो गए। तभी मार्शल आर्टिस्ट अलायंस का एक राजदूत आकर कल्ट में पहुंचता है। कल्ट उन्हें देखते हुए एग्जीक्यूट करने जा रही थी, पर राजदूत अपने साथ शॉकिंग न्यूज लेकर आए थे। डिमोनिक कल्ट के जेजियांग की तरह ही मार्शल आर्टिस्ट अलायंस ने अपने एनुई प्रोविंस को खो दिया है और ऊपर से वन ऑफ द टॉप 17 मास्टर्स नैमगंग बैटल में मारे गए हैं। और अभी प्रेजेंट में हुआन कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट अलायंस को लगा कि यह काम कल्ट ने किया है, इसलिए उन लोगों ने राजदूत को भेजा कल्ट के गलत कदम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए।
और ऐसा कुछ कहना फोर्सेस ऑफ जस्टिस से ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो कि अपने प्रिंसिपल्स को हमेशा ही आगे रखते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं, ना कि कुछ भी हो जाए तो वॉर कर लेंगे। जॉन कहता है तो क्या उन्हें तभी जाकर पता चला कि हम एक नई टीम से हार गए हैं। हुआन कहते हैं कि आपने सही कहा, इसलिए कर्ट ने एक टेम्पररी टीम बनाने की बात करी जब तक हम लोग एन्यू और जेजियांग को वापस नहीं ले लेते। पर उसके कुछ ही दिन बाद एक और राजदूत की टोली आ पहुंची, जिसमें टॉप 17 मास्टर में से एक मास्टर थे जिनका नाम है होंगपेल, जो कि बेगर सेक्ट के चीफ हैं। और हमने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और फिर हमारे कल के सेंट्रल फोर्सेस उनके साथ ही निकल गए। जियोन कहता है क्या ये सब अपने दोनों खोए हुए प्रोविंस को वापस लेने के लिए था। हुआन कहते हैं कि बिल्कुल सही, हमारा प्लान था मास्टर स्कूल पर छुपकर हमला करना, उनके डिफेंसेस को सेट करने से पहले उनके ऊपर हमला करके उन्हें हरा देना, पर हम लोग फेल हो गए। और आप देख सकते हैं कि लॉर्ड और काउंसिल एल्डर्स चोटिल हो गए हैं और सिंपल ब्लड क्लान के गोंगसन मृत वापस आए हैं, पर उन्होंने ये बात नहीं बताया कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। जियोन कहता है अच्छा तो इसीलिए हम एक एलायंस को तैयार कर रहे हैं। हुआन कहता है बिल्कुल सही, हम दोनों ही ग्रुप्स का एक ही दुश्मन है और एक बार एलायंस ऑफिशियल अनाउंस हो जाए ये बात पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैल जाएगी और यहाँ पर फोर्सेस ऑफ इविल का टीम अप भी कोई काम नहीं करेगा और यही एलायंस का सेकंड ऑब्जेक्टिव है। जियोन कहता है कि आपका मास्टर स्कूल का आइडेंटिटी के बारे में पता है। हुआन कहते हैं हमारे पास पूरी जानकारी तो नहीं है, पर वो खुद को सिक्स ब्लड मास्टर स्कूल कहते हैं और जियोन ने सुनकर काफ़ी शौक होता है और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।